नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा कि वॉल्यूम को हम डबल इंटीग्रेशन या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन की भाषा में किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट नोट्स भी देख लिए थे, ठीक है। तो आपने इन 3 नोट्स को आपके नोट्स में जरूर ऐड कर लिया होगा, ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार हम वॉल्यूम को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन और विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके होंगे, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप एकदम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब इसी प्रकार के और भी कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम स्टैंडिंग ऑन द एरिया कॉमन टू द पैराबोलाज। ओके, यहाँ पे हमें पैराबोला के दो इक्वेशन दिए गए हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड कट ऑफ बाय द सरफेस z इज इक्वल टू 12 प्लस y माइनस x स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें जो भी गिवन क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें हमें वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, अब हमने क्या किया था, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ या फिर सिंपल से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में काफ़ी हेल्प करेगा। देखो, जब भी हमने डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखे थे ना, उनको हमने ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करके सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन देखो, जो भी ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हें हम ग्राफिकली प्लॉट करने जाए तो ये इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसे हम 2D प्लेन में निकालते हैं ना, और हमें इसे 3D प्लेन में इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें वॉल्यूम के ऊपर या फिर जो भी हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनको हम ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी हमें वॉल्यूम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो भी हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इन्हें हम ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपका इमेजिनेशन काफ़ी अच्छा है तो ही आप इसे ग्राफिकल फॉर्म में समझ पाओगे। अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा नहीं है तो आप इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे और आपका इंटरेस्ट भी चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी हमारे वॉल्यूम के ऊपर जो भी हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे हम ट्रिपल इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे या फिर जिसे हम डबल इंटीग्रेशन की भाषा में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको हम डायरेक्टली सिर्फ फार्मूला का यूज करके ही उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमें पूछा गया है वॉल्यूम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू dy इंटू dz, या फिर हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू dx इंटू dy। ओके, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या होती है, z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x कॉमा y, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इस भी फार्मूला का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपकी चॉइस है। अब मैं आपको इन दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें भी हमें वॉल्यूम पूछा गया था, लेकिन उसमें भी हमें यहाँ पे जो भी लिमिट्स की वैल्यू है ना, वो लिमिट्स की वैल्यू नहीं दी गई थी। तो हमें यहाँ पे लिमिट्स की भी वैल्यू निकालनी है और बाद में इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करके इस क्वेश्चन का वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक है। तो देखो, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखता है तब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिए गए ना, ये किस फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे क्या है, एक सरफेस है जेड इज इक्वल टू 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे आपको जेड का सिर्फ एक ही इक्वेशन दिख रहा है ना, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली इस जेड को यहाँ पे प्लग इन कर दोगे और इंटू डी एक्स इंटू डी वाई कर दोगे। मतलब क्या, देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखो, ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीटली डबल इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अगर ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीटली डबल इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तब आप इसे ज़्यादा कंफर्टेबल वे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर आपको यहाँ पे लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे हमें जो भी इक्वेशन दिए गए ना, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, मतलब ये पैराबोला है ना, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार है, ये है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ओके। और देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का ग्राफ कुछ इस प्रकार है, ये क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ओके। अब देखो, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो भी कॉमन एरिया है ना, ये रीजन, इस रीजन के ऊपर देखो, इस रीजन के ऊपर आपको 3D प्लेन में यहाँ पे जेड का ये जो भी सरफेस हमें दिया गया है ना, इस प्रकार का ये सरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ इस प्रकार, ओके। इसे अगर आप 3D में देखना चाहो तो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, लेकिन ये समझने में काफ़ी मुश्किल है ना, तो इसे हम निगलेक्ट कर देंगे। इसे हम कंप्लीटली डबल इंटीग्रेशन की भाषा में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। अब देखो,
यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना ये होगा 1,1। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्शन यहाँ पे जो भी पॉइंट है ना ये होगा 1,1 और यहाँ पे जो भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये होगा हमारा 0,0। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी सारी बातें एकदम क्लियर आउट हो चुकी होगी, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी इसके बारे में आइडिया चाहिए तो आप ऐसे समझो, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब क्या है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना। तो अगर यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करें तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा वाई रेज टू 4। वाई रेज टू 4 अगर वाई है तो वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, वाई क्यूब की वैल्यू 1 होगी। इसी का मतलब क्या हुआ, वाई की वैल्यू 1 है। ओके, और उसी प्रकार यहाँ पे एक्स की भी वैल्यू 1 है, या फिर एक्स वाई की वैल्यू 0 है तब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है। आ रही बात समझ में। तो कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पे इसके लिमिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करी। ओके, अब देखो अगर आपको इसे अब सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, अगर आपको इसे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है तो अब आप क्या करोगे, हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करते थे, हम यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है एक्स की वैल्यूज कुछ इस प्रकार चेंज होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐड कर दिया। अब देखो इस पॉइंट पे इस लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ना। तो इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लोअर लिमिट वैल्यू बन गई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी रूट वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी रूट वाई और यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पे एक्स के लिमिट्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमें यहाँ पे वाई की भी तो लिमिट की वैल्यू चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 और यहाँ पे वाई की वैल्यू है 1, तो इसकी लिमिट बन गई फ्रॉम 0 to 1। ओके, आ गई बात समझ में। तो देखो यहाँ तक तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डबल इंटीग्रेशन का यूज करके हम किस प्रकार वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं, या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम डबल इंटीग्रेशन की भाषा में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, इसे भी हम अब देखते हैं। ठीक है, देखो क्योंकि इसके आगे जो भी इसे हमें डबल इंटीग्रेशन की भाषा में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ना, इसे आप एकदम आसानी से सॉल्व कर दोगे। ओके, ये इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, एकदम आसान है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर आपको जो भी वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा गया है इसे आप ट्रिपल इंटीग्रेशन की भाषा में भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसे आप डबल इंटीग्रेशन की भाषा में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अब हमने ये देखा कि इसे डबल इंटीग्रेशन की भाषा में हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसे ये समझ लेने की कोशिश करते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की भाषा में किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। ओके, चलो अब हम इस इक्वेशन को रब कर देते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी बात समझ के लेनी है कि यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या क्या आएगी। ठीक है, क्योंकि यही लिमिट्स की वैल्यू हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ओके, अब इसका हम सिक्वेंस चेंज कर देंगे। इसे हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और बाद में फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्योंकि देखो इसे हमने सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्यों इंटीग्रेट किया, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जेड का इक्वेशन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर यहाँ पे हमारी जो भी लिमिट्स की वैल्यू है ये फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई होगा। ओके, ये अगर हमारे लिमिट्स की वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई होगा तो इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। आ रही बात समझ में। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हम इसे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि इसके बाद सबसे पहले हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करेंगे, ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन होगा कि डी जेड के बाद इसे हम बाद में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे ना कुछ इस प्रकार, तो हमें पता है कि यहाँ पे लिमिट की वैल्यू किस प्रकार चेंज होगी। तो अगर इसे हम सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करें, तो यहाँ पे जो भी लिमिट्स की वैल्यू आएगी ये हमें ऑलरेडी पता है। और ये वैल्यूज क्या है, यहाँ पे है वाई स्क्वायर, यहाँ पे है रूट वाई। ओके, और यहाँ पे वैल्यू है 0 और यहाँ पे वैल्यू है 1। ओके, आ रही बात समझ में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डी एक्स डी वाई ए सिक्वेंस ऐसे ही रखा है। अगर आपको यहाँ पे डी वाई डी एक्स करना है तो आपको इस डायग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे चेंजेस क्या करना है ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर आपको इसे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, डी जेड के बाद अगर आपको इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप ऐड करके इसके लिमिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, अब देखो अब हमें इसे सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। सबसे पहले इसका इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो देखो यहाँ पे जेड का एक इक्वेशन में हमें पता है 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा अगर हम यहाँ पे लिख दें 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा अपर लिमिट बन गया। और इसका जेड का हमारे पास दूसरा कोई भी इक्वेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे जेड का लोअर लिमिट है 0। ओके, और अगर आप इस इक्वेशन को अब अच्छे से सॉल्व करो, हम इसे रब कर देते हैं। और अगर आप अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो
तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलो हम इसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स y² to √y। और देखो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, z, और z की जगह पे जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन कर देंगे तब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अब यहाँ क्या बन जाएगा, 12 + y - x², और यहाँ पे आ जाएगा dx, और यहाँ पे आ जाएगा dy। ओके, अब आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन था ना, ये वाला, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चाहे आप इसे ट्रिपल इंटीग्रेशन से सॉल्व करो, चाहे आप इसे डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व करो, आपका ये जो भी ये स्टेप आने वाला है ना, ये दोनों स्टेप में आपका आने ही वाला है। आ रही बात समझ में? ओके, अब आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो ना, तो आप इसे जल्दी से इस क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन देखो, आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ लेनी थी कि आप इसे ट्रिपल इंटीग्रेशन की भाषा में किस प्रकार सॉल्व कर सकते हो, और इसी क्वेश्चन को आप डबल इंटीग्रेशन की भाषा में भी किस प्रकार सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ओके, अब देखो इसके आगे का जो भी सॉल्यूशन है ना, एकदम इजी है, आप इसे आगे एकदम इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो चलो हम जल्दी से इसके आगे भी इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं और इसका आंसर क्या होगा वो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12x + xy - x³ / 3, ठीक है। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट है y² और अपर लिमिट है √y, और इसे बाद में हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1, 12 की जगह यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x के जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करेंगे। अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, √y, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 टाइम्स √y। यहाँ पे आ जाएगा √y × y क्या होगा, y⁵ माइनस x⁵ है, तो y⁵1/3 अपॉन 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y⁵3/2/3। ये तो हो गया जब हमने यहाँ पे अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन की। जब हम इसमें लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x के जगह पे y², तो यहाँ पे आ जाएगा 12 टाइम्स y² माइनस y² × y³ माइनस y² का क्यूब क्या होगा, y⁵6/3। ओके, और अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, यहाँ पे प्लस साइन आएगा। ओके, देखो इसे हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करें तो ये बन जाएगा 12 टाइम्स √y प्लस y⁵1/2 × y क्या होगा, ओके, यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा, ठीक है। देखो x की वैल्यू क्या है, √y × y क्या होगा, √y × y मतलब y⁵1/2 + 1 क्या होगा, y⁵3/2। ओके, प्लस प्लस माइनस, ओके, कुछ इस प्रकार ये कन्वर्ट हो चुका। यहाँ पे है माइनस साइन, और अब हम यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करेंगे। ये क्या बनेगा, 12y² प्लस यहाँ पे होगा y² × y³ प्लस y³ माइनस y⁵6/3। ओके, कुछ इस प्रकार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम गलती क्या करते हैं कि हम जल्दबाजी में प्लस का माइनस करते हैं या फिर प्लस का नेगेटिव का पॉजिटिव कर देते हैं, इसमें हम गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी। ओके, आपको एकदम केयरफुली इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1। अब हम इसी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में ही इसका इंटीग्रेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 टाइम्स √y, यहाँ पे क्या है प्लस y⁵3/2 माइनस यहाँ पे है y⁵3/2/3 माइनस 12 टाइम्स y²। देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो यहाँ पे माइनस y³ बनेगा, माइनस y³ माइनस माइनस प्लस। ओके, यहाँ पे प्लस बनेगा y⁵6/3, ठीक है। और अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। आ रही बात समझ में? तो देखो आपको कुछ इस प्रकार एकदम केयरफुली इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, अब देखो इसके आगे तो एकदम सिंपल है ना। अब इसके आगे हमारा जो भी क्वेश्चन है ना एकदम सिंपल बन चुका है। अब हमें इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं, आप सिर्फ इसे अच्छे से ऑब्जर्व करते रहो। और इसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1। ओके, अब देखो हम इसे और एक बार क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, 12 टाइम्स √y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y⁵3/2/3। ओके, ये सही है। y⁵3/2 का इंटीग्रेशन ये भी सही है।
यहाँ पे क्या है -1/3 y⁻³ का इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार, ये भी सही है। -12 इंटू y² का इंटीग्रेशन क्या होगा y⁻³ ये भी सही है। यहाँ पे क्या है माइनस, ये भी सही है, और यहाँ पे 1/3 टाइम्स y⁻7 ये भी सही है। ओके, अब हमें क्या करना है, y के जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 12 2 4 24/3 8 यहाँ पे आ जाएगा +2/5, यहाँ पे बन जाएगा -2/15। ओके, यहाँ पे बन जाएगा -2/15, यहाँ पे बनेगा -4, यहाँ पे बनेगा -1/4, यहाँ पे बनेगा +1/21। आ रही है बात समझ में? ये तो बन गया जब हमने इसमें पूरे इक्वेशन में अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन की। जब हम यहाँ पे लोअर लिमिट 0 की वैल्यू प्लग इन करें तो ये पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे हम और एक बार क्रॉस चेक करते हैं। 12 2 24 24/3 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2/5, यहाँ पे आ जाएगा -2/15 जो कि हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे आ जाएगा -1/4 और यहाँ पे आ जाएगा +1/21। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सभी स्टेप्स सही किए। अब हम इसे आगे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है +8 और यहाँ पे है -4, तो +8 -4 कितना होगा +4। ओके, यहाँ पे क्या है 2/5, यहाँ पे है +2/5 और यहाँ पे है -2/15, तो यहाँ पे है -2/15। तो अगर हम इसे ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर सेम होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/15 -2/15। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ 4/15। ओके, तो इन दोनों टर्म्स का हमारा सोल्यूशन होगा +4/15। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है -1/4, तो इसे हम जैसे कि वैसे लिखते हैं, और यहाँ पे क्या है +1/21, इसे भी हम जैसे कि वैसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके आगे हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखो यहाँ पे सबके जो भी डिनोमिनेटर है वो सबसे अलग है, तो इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर ना इन सबका एलसीएम लेंगे और उसके बाद हम इसे देखो यहाँ पे क्या है 15 का मतलब क्या 3 × 5। ओके, यहाँ पे क्या है 4 का मतलब क्या 2 × 2, यहाँ पे क्या है 21 का मतलब क्या 3 × 7। ठीक है, और जब हमें इसका एलसीएम लेना है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो भी कॉमन टर्म है ना उसको इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इंटू हम इसे 4 कर देंगे, और यहाँ पे क्या है 5 × 7, मतलब यहाँ पे इंटू हम 35 कर देंगे। ठीक है, इसे हम सबसे पहले यहाँ पे दो बार है ना, इसे हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर सही आता है तो ठीक है, नहीं तो इसे हम वापस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 हमें इसे बाद में भी मल्टीप्लाई करना है। 32 × 2 70, 70 × 3 210, 210 × 2 कितना होगा हमारा 420। ठीक है, अब हम इस पूरे इक्वेशन को 420 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 420 से डिवाइड कर देंगे। 420 × 4 क्या होगा, देखो 420 इंटू आपको 4 करना है, तो आप इसे ऐसे ब्रेक करो कि 400 × 4 + 20 × 4, 404 × 4 क्या होगा 1680, तो यहाँ पे आ जाएगा 1680। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 420 × 4 अपन यहाँ पे आ जाएगा 15। तो देखो इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो देखो 5 3 × 15, 3 5 × 15 और यहाँ पे आ जाएगा 140। ओके, और इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 28 × 4 कितना होगा 112, तो यहाँ पे आ जाएगा 112। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा 420/4, तो ये बन गया +1, यहाँ पे आ जाएगा 105, यहाँ पे आ जाएगा -105, और यहाँ पे आ जाएगा 420/21 कितना होगा +20 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार आ रही बात समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 112 -105 कितना होगा, ये होगा 7 + 7। ओके, और देखो 1680 + 20 कितना होगा 1700, 1700 अपॉन +7 कितना होगा 1707/420। ओके, अब इसे देखो 7 + 7 14 + 1 15, और यहाँ पे 4 + 2 6, तो इन दोनों को 3 से डिवाइड होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 9 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 420/3 कितना होगा 4 3 1 3 1 2 40। ओके, तो इस गिवन क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन क्या बना 569/140। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन होगा 569/140। आ रही बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अभी आपको सबसे इसमें ट्रिकी पार्ट लग रहा होगा ये वाला,
तो अगर आपको इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इस प्रकार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब अलग अलग होंगे, तो आप क्या करोगे, उसका आप एलसीएम लोगे। ठीक है, अब एलसीएम किस प्रकार लेते हैं ये भी आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक बात है। तो कुछ इस प्रकार आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस गिवन क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन होगा 569/140। ठीक है, ओके। तो देखो इसमें कैलकुलेशन का पार्ट अगर आप छोड़ दो तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना था, आपको ये बात समझ के लेनी थी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम लिमिट को किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, और क्या हम इस प्रकार के क्वेश्चन को डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे या फिर इसे हम ट्रिपल इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। और देखो जो कैलकुलेशन का पार्ट है ना, ये तो बेसिक मैथ्स है। ठीक है, आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप जल्दी से विथ एक्यूरेसी आप इसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।